ठीक है, चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज का ये विश्लेषण आदिवासी भूमि की रक्षा करने वाले कानूनी कवच की एक बहुत ही विस्तृत पड़ताल है। खासतौर पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम CNT एक्ट कहते हैं, उसकी संवैधानिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ कागजों पर लिखा कोई आम कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक ढांचा है जिसने दशकों से आदिवासी समुदायों की पहचान और उनकी जमीन को बचाकर रखा है। इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर संविधान के तहत आदिवासी भूमि अधिकारों की वास्तविक रूप से सुरक्षा कैसे होती है? अक्सर हम कानूनों के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारतीय संविधान के भीतर ऐसे कौन से खास लॉकिंग मैकेनिज्म मौजूद हैं जो इस जमीन को छीनने से बचाते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से 5 संवैधानिक परतों में समझने वाले हैं। पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा, 5वीं अनुसूची की स्वायत्तता। तीसरा, भूमि हस्तांतरण के नियम। चौथा, जमीन की बहाली। और पांचवां, 9वीं अनुसूची का अभेद्य सुरक्षा कवच। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, CNT अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, CNT एक्ट कोई रातों रात बना नियम नहीं है। इसका जन्म बिरसा मुंडा आंदोलन जैसे बड़े ऐतिहासिक संघर्षों की आग से हुआ था। मकसद साफ था, आदिवासी मातृभूमि को बाहरी लोगों के शोषण से बचाना। 1908 में इस कानून का लागू होना तो बस इस लंबी कानूनी यात्रा की शुरुआत भर थी। 1951 में 9वीं अनुसूची बनी और फिर 1990 का 66वां संशोधन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने इन अधिकारों को पूरी तरह से लॉक कर दिया। अब बढ़ते हैं इसके संवैधानिक आधार की तरफ। भाग 2, 5वीं अनुसूची और स्वायत्तता। 5वीं अनुसूची आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ खास क्षेत्रों को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी देता है। इसे ऐसे समझिए कि झारखंड के 24 में से 15 जिले इसी रक्षात्मक छतरी के नीचे आते हैं। ये जिले असल में आदिवासी मातृभूमि हैं और इस पूरी व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक गेटकीपर जैसी होती है। उनके पास ये खास पावर है कि वो तय कर सकते हैं कि संसद का कोई भी कानून इन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं। इसके अलावा जनजाति सलाहकार परिषद यानी TAC की सलाह से वो जमीन के हस्तांतरण को भी बहुत सख्ती से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानून जमीन पर कैसे काम करता है। भाग 3, भूमि हस्तांतरण, धारा 46 और 49। धारा 46 इस कानून की जान है और ये बेहद सख्त है। आप ऐसे ही जमीन नहीं बेच सकते। इसके तहत जमीन सिर्फ एक आदिवासी यानी ST से दूसरे आदिवासी को ही ट्रांसफर की जा सकती है, वो भी तब जब दोनों एक ही पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहते हों। और सबसे बड़ी बात, उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर की स्पष्ट अनुमति के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जमीन समुदाय के पास ही रहनी चाहिए। अब अगर हम धारा 46 की तुलना धारा 49 से करें तो एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जहां धारा 46 जमीन को समुदाय के भीतर ही सुरक्षित रखती है, वहीं धारा 49 गैर आदिवासियों को जमीन ट्रांसफर करने की इजाजत तो देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खास विकासात्मक कामों के लिए, जैसे उद्योग या कृषि। और ये कोई खुली छूट नहीं है, ये राजस्व विभाग के बहुत ही सख्त नियमों के दायरे में आता है। अब मान लीजिए किसी ने धोखाधड़ी से जमीन ले ली, तब क्या? यहीं आता है हमारा भाग 4, भूमि की बहाली, धारा 71A। भूमि बहाली की ये प्रक्रिया बहुत ही पावरफुल है। अगर यह साबित हो जाए कि जमीन धोखाधड़ी से ली गई है, तो सबसे साहसिक कदम उठाया जाता है। जिसने भी अवैध कब्जा किया है उसे बिना एक भी रुपया मुआवजा दिए बेदखल कर दिया जाता है, बिल्कुल शून्य मुआवजा। और फिर वो जमीन पूरी गरिमा के साथ मूल आदिवासी मालिक को वापस सौंप दी जाती है। लेकिन यहां एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 20,000। जी हां, झारखंड में जमीन की बहाली से जुड़े लगभग 20,000 मामले पेंडिंग हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो बताती है कि कानून चाहे कागजों पर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे जमीन पर लागू करना आज भी एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली लड़ाई है। और इन्हीं कानूनी लड़ाइयों और चुनौतियों को रोकने के लिए एंट्री होती है हमारे 5वें और सबसे मजबूत हिस्से की, 9वीं अनुसूची का सुरक्षा कवच। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यह 9वीं अनुसूची आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है।
आसान भाषा में समझें तो ये संविधान की एक ऐसी तिजोरी है जिसमें अगर किसी कानून को डाल दिया जाए तो उसे अदालतों में आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। भूमि सुधार जैसे कानूनों को अंतहीन मुकदमों में फंसने से बचाने के लिए ही ये शील्ड बनाई गई थी। साल 1990 में एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाया गया। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए CNT एक्ट को ऑफिशियली 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक सॉलिड संवैधानिक मास्टर स्ट्रोक था, ताकि इस कानून को न्यायिक हस्तक्षेप से दूर रखकर आदिवासी अधिकारों को हमेशा के लिए सील किया जा सके। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। मथुरा सिंह बनाम तेतली डोम मामले में कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया था कि CNT एक्ट की धारा 46 किसी भी संवैधानिक चुनौती से पूरी तरह मुक्त है। क्यों? क्योंकि 9वीं अनुसूची में होने के कारण इसके पास एक अजेय कानूनी कवच आ चुका है। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 6, निष्कर्ष। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से एक बड़े सवाल को सामने लाती है। हमने देखा कि 5वीं अनुसूची से लेकर 9वीं अनुसूची तक हमारे पास एक बहुस्तरीय ढांचा है, लेकिन तेजी से हो रहे औद्योगिकरण और शहरीकरण की इस दुनिया में क्या कागजों पर मौजूद ये संवैधानिक परतें आने वाले समय में आदिवासी समुदायों की विरासत और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए सच में काफी होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।